हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट जीएस। आप सभी का आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट जीएस पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखेंगे सामान्य विज्ञान के 60 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये 60 क्वेश्चन आपके किस सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे? मेनली देखिए बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। 20 क्वेश्चन आपका बायोलॉजी से, 20 केमिस्ट्री से, 20 फिजिक्स से रिलेटेड होगा। अभी देख रहे हैं आपके सिलेबस में भी है सामान्य विज्ञान, और सामान्य विज्ञान से हर एग्जाम में क्वेश्चन अब पूछा जा रहा है, वो भी स्टैंडर्ड लेवल का, टफ लेवल का। तो यहाँ पे आप जितने भी क्वेश्चन देखेंगे स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो आप लोग शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का कलेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि एक स्टूडेंट अगर 10 लोगों में शेयर करेगा तो सभी तक ये चैनल पहुंचेगा। वनडे एग्जाम टारगेट की तरह ये चैनल भी ग्रो करेगा। तो आपके सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, आप लोग अपनी स्कोरिंग जरूर बताइएगा। स्कोर करके 60 में से आप लोग कितना स्कोर कर पाए, जिससे मुझे अंदाजा लगे कि आप लोग एग्जाम के लिए कितना तैयार है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? आपको बताना है यहाँ पे बेरी बेरी रोग। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ध्यान दीजिएगा, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। और विटामिन B1 का रासायनिक नाम आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमिन है। ठीक है। और क्वेश्चन आपको इसी से रिलेटेड बताते हैं, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधिन। इसमें क्या होता है? इस बीमारी में व्यक्ति को रात में दिखाई नहीं देता है। विटामिन सी की बात कर लेते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? आप सभी जान रहे हैं, स्कर्वी। ये मेनली खट्टे फलों में पाया जाता है, खट्टे रसदार फलों में पाया जाता है। और एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो उत्तर आपका क्या आएगा? विटामिन सी। ठीक है। अच्छा, विटामिन B12 की बात कर लेते हैं। आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ए हो गया, B1 हो गया, सी हो गया, B12 पे आ जाते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या है? साइनकोबैलामिन। साइनकोबैलामिन, यहाँ पे देखिए साइनोकोबैलामाइन, यह जैसा भी आप प्रोनाउंसिएट करें। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें कौन सी धातु पाई जाती है? तो कोबाल्ट। ये आरबीसी के निर्माण में और प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होती है प्रोटीन। और इसकी कमी से शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड पूछा जाता है, विटामिन B12, वर्षा के जल और समुद्र के जल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन B12। ये विटामिन, चारों विटामिन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी मैंने आपको बताया, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता इन चारों विटामिन से रिलेटेड। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम। अगला आपका क्वेश्चन है, विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध हैं? विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध हैं? आपको यहाँ पे बताना, श्वसन, रक्त स्पंदन, रक्त परिसंचरण, पाचन। ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाता है? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, रक्त परिसंचरण की। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, एंटीजन है। एंटीजन क्या है? आपको बताना है चारों विकल्प में से विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक है। एंटीजन क्या है? एंटीबॉडी के निर्माण के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है एंटीजन। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट है, एंटीजन के प्रभाव से ही एंटीबॉडी का निर्माण होता है। जैसे एंटीजन का अटैक हो जाता है तो फिर शरीर के अंदर एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाता है, उससे प्रतिरक्षा के लिए, रक्षा करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे, कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है और शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है? टॉन्सिल, यकृत, वृक्क, लसिका ऊतक। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, यकृत। यकृत रोगाणुओं का विनाश करता है और शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है। यकृत, लीवर में कुफर सेल पाई जाती है जो रोगाणुओं को नष्ट करते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कुफर्स सेल। शरीर में टॉन्सिल की लंबाई बढ़ जाने के कारण क्या होता है? खांसी आने लगती है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है, मनुष्य मादा स्पष्ट युग्मनज का संगठन होता है। मनुष्य में मादा स्पष्ट युग्मनज का संगठन होता है। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा कौन सा?
ए 22 प्लस यक्स। फीमेल में जाइगोट युग्मनज का संगठन 2n यानी कि 44 प्लस यक्स होता है। तो फीमेल गैमीट n होगा यानी कि 22 प्लस यक्स होगा। विकल्प यहाँ पे आप हीमोफीलिया रोग है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है हीमोफीलिया रोग है जो क्या है? आनुवांशिक और लिंग संलग्न है या कैल्शियम की कमी से होता है, रुधिर की कमी से, या कोई नहीं। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ये आनुवांशिकी और लिंग संलग्न रोग है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कैल्शियम की कमी से हड्डी और दांत कमजोर हो जाते हैं। रुधिर की कमी से कौन सा रोग होता है? अनीमिया। अनीमिया में रक्त की कमी हो जाती है। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट है पिता ए रुधिर वर्ग और माता बी रुधिर वर्ग की हो तो इनकी संतानों में कौन सा रुधिर वर्ग संभव है? क्वेश्चन आपके स्टैंडर्ड लेवल के हैं। अब जितने भी क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं इसमें क्वेश्चन से कोई कंप्रोमाइज नहीं हो रहा है, स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, एक लाइक, और कम से कम अपने 10 दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है डी। पिता ए ब्लड ग्रुप का और माता अगर बी ब्लड ग्रुप की हो तो इनकी संतानों में ए, बी, ओ और ए बी चारों ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट है श्वेत क्रांति से संबंधित है। श्वेत क्रांति से संबंधित कौन है? विकल्प सही हो जाता है आपका बी, वर्गीज कुरियन। इस क्रांति के अंतर्गत क्या होता है? दूध का उत्पादन होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है आरएच कारक, आरएच फैक्टर की खोजकर्ता कौन है? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है डी, लैंडस्टीनर एवं वीनर। आरएच फैक्टर की खोजकर्ता हैं लैंडस्टीनर और वीनर। सूत्री विभाजन के बीच किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, एनाफेज। विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है डी, एनाफेज की अवस्था में गुणसूत्र इस तरीके से दोनों ध्रुवों की तरफ गति करने लगते हैं। ठीक है, इधर ऐसे ऐसे दोनों ध्रुवों की तरफ गति करने लगते हैं। अच्छा, एक चीज जल्दी जल्दी से ये देखेंगे, प्रोफेज में क्या होता है? प्रोफेज में कोशिका में विभाजन की शुरुआत होती है प्रोफेज अवस्था में। मेटाफेज में क्या होता है? जो स्पिंडल फाइबर का निर्माण पूरी तरीके से हो जाता है। और टीलोफेज में क्या होता है? ये प्रोफेज का उल्टा होता है, ये प्रोफेज की उल्टी अवस्था है। इसमें केंद्रक और केंद्रिका नष्ट हो जाते हैं, क्रोमोसोम पतले हो जाते हैं, स्पिंडल फाइबर नष्ट हो जाता है और एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल का निर्माण हो जाता है। ये एनाफेज तो आप देख ही रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वृद्धि वलय, ग्रोथ रिंग्स किसकी क्रिया से बनते हैं? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है कैम्बियम की वजह से। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट है अच्छा, जाइलम और फ्लोएम का क्या कार्य है? जाइलम जड़ द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवण पौधे के अन्य भागों में पहुंचाता है। ठीक है, ये मेनली जड़ों से शरीर के, पौधे के शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है, मेनली अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। और फ्लोएम क्या कार्य करता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो पत्तियों में भोजन बना होता है उसे पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। ये मेनली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। ध्यान दीजिएगा, अपवर्ड डाउनवर्ड। यहाँ पे वृद्धि वलय, ग्रोथ रिंग जो है कैम्बियम की वजह से। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है? परागण का अर्थ है, परागण पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का क्या अर्थ है? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है परागधानी से पराग कण का वर्तिकाग्र पर पहुंचना। देखिए, जैसे ये पेड़ है, कोई पौधा है, यहाँ पे पुष्प लगे हुए हैं, तो पुष्प ऐसे लगे हुए हैं, तो अगर पुष्प को हम अलग थोड़ा सा करके देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये स्त्री केसर का भाग है। मान लीजिए यहाँ पे आपका पुंग केसर यानी कि नर भाग है, तो यहाँ पे ऐसे पुंग केसर लगे होते हैं। तो यहाँ से इसके पराग कोश से, जैसे इनकी अंतर, ये पराग कोश है, तो यहाँ पे पराग के कण भरे होते हैं। तो यही पराग के कण निकल करके जब वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसे हम कहते हैं परागण। पुंकेसर के पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना ये कहलाता है परागण। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट है अनिषेक फल, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, वह है जिसमें होते हैं क्या? विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? विकल्प आपका सही हो जाता सी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिना
बिना परागण और निषेचन के बना फल। ये जो भी फल बनता है बाद में वो जो ओवरी होती है वही फल बनाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो फल बनता है ये बिना परागण और निषेचन के बना फल होता है, इसमें पॉलिनेशन की प्रक्रिया नहीं होती है, ठीक है। तो विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी। जैसे एग्जाम्पल पूछा जाता है आपका केला हुआ, अंगूर हुआ, इसमें पॉलिनेशन की प्रक्रिया नहीं होती, इसमें निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट है परागकण क्या है? परागकण, अब यहाँ पे देखिए नर युग्मकोद्भिद है या मादा युग्मकोद्भिद है या नर बीजाणुभिद है या मादा। तो अभी आपको मैंने बताया पुंकेसर है, तो यहाँ पे ये फिलामेंट होता है और फिर ये एंथर होता है, यहाँ पे पराग के कण भरे होते हैं। तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है नर युग्मकोद्भिद, गैमेटोफाइट। विकल्प यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आवृतबीजी पादपों में भ्रूणपोष प्राय होता है कैसा? सारे स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन है, एकदम से टफ थोड़े से। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है कौन सा? बी, द्विगुणित। आवृतबीजी पादपों में भ्रूणपोष जो इंडोस्पर्म होता है कैसा होता है? 2n होता है, द्विगुणित होता है। भ्रूणकोष क्या काम करता है? ये भ्रूणपोष है, मेनली इंडोस्पर्म है। भ्रूणपोष भ्रूण को, एम्ब्रियो को पोषण प्रदान करता है। जैसे यहाँ पे एम्ब्रियो है तो ये जो भ्रूणपोष है लगा हुआ, ये इसको भोजन प्रदान करता है। एम्ब्रियो कैसा होता है? 2n होता है या 3n? एम्ब्रियो 3n होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, त्रिगुणित होता है। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बीज किससे बनता है? बीज किससे बनता है? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, ओव्यूल से बीज का निर्माण होता है। बीज ओव्यूल होता है जो जिसे बीजांड कहते हैं हिंदी में, बाहर अंडाशय होता है, ओवरी, ओवरी से फल बनता है, ये ओव्यूल से बीज बनता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है एक ही पादप में एक पुष्प के पराग कणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना क्या कहलाता है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन परागण पूछा जा रहा है, लेकिन एक ही पादप में एक पुष्प के पराग कणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र, पौधा एक ही है, एक पुष्प के परागकण, यहाँ पे एक पुष्प लगा है, अब दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर ये जा रहा है, अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर नहीं जा रहा है, ये दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जा रहा है, लेकिन पौधा सेम ही है। तो इसे हम कहेंगे सी, ऑप्शन हमारा सही होगा, गीटनोगैमी कहेंगे, गीटनोगैमी कहेंगे। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सुपारी, सुपारी का खाने योग्य भाग क्या है? सुपारी में कौन सा भाग खाया जाता है? सुपारी का खाने योग्य भाग कौन सा है? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, इसका हम एंडोस्पर्म खाते हैं, भ्रूणपोष खाते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट है कौन सा फल नट है? बताया, पूछा जा रहा है नट कौन सा है? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, कैस्यू नट, काजू है वो नट की कैटेगरी में आएगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट है नारियल में खाने योग्य भाग होता है, नारियल में खाने योग्य भाग होता है कौन सा? हम नारियल का कौन सा भाग खाते हैं? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है एंडोस्पर्म, भ्रूणपोष खाते हैं। नारियल होता है ऐसे, देखिए बीच में इस तरीके से व्हाइट व्हाइट होता है, ठीक है, इसी ये भाग हम खाते हैं जो एम्ब्रियो को ये पोषण प्रदान करता है, ये एंडोस्पर्म होता है। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? आपको बताना है यहाँ पे। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का सबसे प्रमुख और व्यापारिक उपयोग कहेंगे तो क्या किसके उत्पादन में होता है? अमोनिया के उत्पादन में होता है, NH3, अमोनिया के उत्पादन में नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके एग्जाम में विद्युत लेपन भी पूछा जाता है। विद्युत लेपन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इसमें क्या होता है? निम्न कोटि की जो धातु होती है उसको सुरक्षित रखने या उसको सुंदर आकर्षक बनाने के लिए उस पर एक उच्च कोटि की धातु की एक पतली परत चढ़ा दी जाती है, इसी को कहते हैं विद्युत लेपन। वल्कनीकरण से भी क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, ये तो आपका उत्तर है। वल्कनीकरण से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका मतलब क्या होता है?
प्राकृतिक रबर में, जो प्राकृतिक रबर मिलता है उसमें सल्फर मिश्रित कर देने से ये जो पूरी प्रक्रिया हो जाती है वो वल्कनीकरण कहलाती है। प्राकृतिक रबर में सल्फर मिलाने की प्रक्रिया वल्कनीकरण कहलाती है। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट है, पशुओं की हड्डियों और दांतों में मुख्य रासायनिक पदार्थ है कौन सा? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा सी, कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रासायनिक रूप से शुष्क हिम ड्राई आइस है, क्या है? ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क हिम ड्राई आइस कहते हैं। शुष्क बर्फ का प्रयोग रेफ्रिजरेशन में किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, जितना भी हम पॉइंट आपको साइड में बताते चलते हैं वो सारे आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं। सामान्य वायु के नमूने में उपस्थित नहीं होने वाली गैस कौन सी है? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा बी, क्लोरीन। नियान, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ये सभी सामान्य वायु के नमूने में उपस्थित होती है, यानी कि सामान्य वायु में ये पाई जाती है, लेकिन क्लोरीन गैस नहीं पाई जाती। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट है, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो, चारों विकल्प में से आप लोग ऑप्शन चूज करिए, जो ऑप्शन सही होगा आप लोग जल्दी से रिप्लाई करिए। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, रासायनिक अपक्रिया की चाल को बदलता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है, कार्बन की न्यूनतम मात्रा होती है किसमें? कार्बन की न्यूनतम मात्रा किसमें होती है? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी, पिटवा लोहा में। पिटवा लोहा में कार्बन की न्यूनतम मात्रा होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप मार्क करिए इसे। इसमें कार्बन लगभग 0.12 से लेकर के 0.25% तक होता है। इस्पात, ये क्या है? इस्पात ये लोहा और कार्बन का एक मिश्र धातु होता है, एलॉय है। इसमें कार्बन की मात्रा 0.25 से लेकर के 1.5% तक होती है। ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा 2.5% तक होती है। इसी कारण से यह कठोर और भंगुर होता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, कोयले की खानों में कार्बनिक तत्व के सड़ने से बनने वाली मार्स गैस है। विकल्प आपका यहाँ पे कौन सा सही होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, मीथेन है, CH4। अगला आपका क्वेश्चन है, बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल कौन सा है? बैटरियों में कौन सा अम्ल इस्तेमाल किया जाता है? एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट है, सिरका की प्रकृति अम्लीय है क्योंकि इसमें होता है क्या? सिरका की प्रकृति अम्लीय है क्योंकि इसमें क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि इसमें एसिटिक एसिड होता है। विकल्प आपका सही हो जाता है डी। ऐसे पूछा जाए सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो विकल्प आपका डी सही होगा। नींबू और संतरे में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं इंपॉर्टेंट है। नींबू और संतरे में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी, साइट्रिक अम्ल। नींबू और संतरे में विटामिन कौन सा पाया जाता है? आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, इसमें विटामिन कौन सा पाया जाता है नींबू और संतरे में। अगले क्वेश्चन पे हम चलते। जल आपूर्ति के लिए जल का शोधन, प्यूरिफिकेशन निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है। किस प्रक्रिया से? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है क्लोरीनीकरण के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, शर्करा के किण्वन के दौरान बनने वाला मुख्य यौगिक है। शर्करा के किण्वन के दौरान, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के दौरान। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाएगा बी, एथिल अल्कोहल। फर्मेंटेशन, किण्वन किसे कहते हैं? एक रासायनिक अपक्रिया है ये, जिसमें कोई कार्बनिक जटिल पदार्थ एंजाइम के द्वारा, कोई जटिल कार्बनिक पदार्थ एंजाइम के द्वारा किसमें छोटे छोटे सरल पदार्थों में तोड़ दिया जाता है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती? फर्मेंटेशन। मेनली जो एंजाइम मिलता है वो सूक्ष्म जीवों से मिलता है। तो शर्करा के किण्वन में शर्करा है, चीनी है, तो यहां पे देखिए जैसे आपको पूरी रिएक्शन बताते हैं तो क्या बनता है यहाँ पे? इथाइल अल्कोहल, बड़ी सी रिएक्शन है।
पहले C12 H22 O11 चीनी है, फिर इसका ये फर्मेंटेशन होता है, फिर यहाँ पे बनता है ग्लूकोज बनता है, फिर ग्लूकोज टूटता है एथिल अल्कोहल में C2H5OH, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लास्ट में रिलीज होती है। अभी और बड़ा सा रिएक्शन है, तो विकल्प यहाँ पे आपका बी सही होगा, एथिल अल्कोहल, ये जानते रहिए। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नाइट्रोजन यौगिकीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या है आपको यहाँ पे बताना है। विकल्प यहाँ पे आपका क्या सही होगा? बी, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जरूरी यौगिकों में परिवर्तन। नाइट्रोजन का यौगिकीकरण, नाइट्रोजन को यौगिक के रूप में बदलना। कौन सी नाइट्रोजन? जो वायुमंडल में मौजूद है। वायुमंडल में नाइट्रोजन का परसेंट कितना है? आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। कई बार ये क्वेश्चन आपको बताया जा चुका है। कास्ट कोयला बनाने के लिए लकड़ी फिल इन द ब्लैंक जलाते हैं। कास्ट कोयला बनाने के लिए लकड़ी को वायु की अनुपस्थिति में जलाते हैं। विकल्प आपके यहाँ पे सही हो जाता है सी, वायु की अनुपस्थिति में। हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, जंतु चारकोल प्राप्त होता है किससे? जंतु चारकोल किससे प्राप्त होता है? विकल्प सही हो जाता है आपका यहाँ पे डी, वायु की अनुपस्थिति में जंतुओं की हड्डियों के जलने से जंतु चारकोल प्राप्त होता है। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वायु की अनुपस्थिति है। प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत और प्रत्यास्थ इलास्टिक बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? देखिए, प्रत्यास्थ मतलब खींचने पे इलास्टिसिटी उसमें होनी चाहिए। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, सल्फर। अभी मैंने आपको बताया सल्फर मिलाने से प्राकृतिक रबर अधिक मजबूत और प्रत्यास्थ हो जाता है, और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? अभी मैंने आपको बताया था। क्लोरीकरण क्या है? क्लोरीकरण क्या है पूछा जा रहा है आपसे। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, अशुद्ध जल में थोड़ा सा क्लोरीन डालना। अशुद्ध जल में क्लोरीन डाल करके उसको शुद्ध करना, ये क्लोरीकरण कहलाता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम। यद्यपि रोशन बल्ब के भीतर का तापमान लगभग 2700 डिग्री सेंटीग्रेड है तथा फिलामेंट जल नहीं जाता, क्योंकि देखिए बल्ब के भीतर का तापमान इतना ज्यादा है लेकिन फिलामेंट नहीं चलता है, क्यों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी की स्क्रीन पे ऑप्शन है, आप लोग जल्दी से चूज करिए ऑप्शन। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, जलने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन बल्ब में मौजूद नहीं होती, क्योंकि बल्ब निर्वातित होता है, वायु निकाल दी गई होती है और उसमें अशुद्ध नाइट्रोजन या अक्रिय गैसें भरी होती हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं मौजूद होती, ऑक्सीजन जलने में सहायता करती है। लार मंड, जिसे स्टार्च कहेंगे इंग्लिश में, को जल अपघटित कर निम्नलिखित बनाता है। ऑप्शन यहां पे आपका कौन सा सही होगा? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है ग्लूकोज। लार मंड स्टार्च को जल अपघटित कर ग्लूकोज प्राप्त होता है। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट है, श्वसन प्रक्रम में वायु के जिस घटक का प्रयोग होता है वह है। बहुत आसान सा क्वेश्चन। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है बी, ऑक्सीजन। श्वसन की प्रक्रिया में जो वायु है उसका कौन सा घटक लिया जाता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन, कौन सा? विकल्प आपका सही हो जाएगा यहाँ पे बी, ऑक्सीजन। एल्यूजिल, एल्यूजिल की गोलियां अम्लता कम करने के लिए ली जाती हैं, जिसमें क्या होता है? एल्यूजिल की गोलियां, उसमें क्या पाया जाता है? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, जो अम्लता कम करने के लिए ली जाती हैं। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। भोजन में लवणों की मुख्य भूमिका है। भोजन में लवण का क्या काम होता है? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है पी, थोड़ी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाना, जो कि भोजन के पचाने में सहायक होता है। तो भोजन में लवण का यही काम होता है, थोड़ी सी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाना, जो कि भोजन के पाचन में सहायता करता है। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दंत चिकित्सक का दर्पण कैसा होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दंत चिकित्सक का दर्पण कैसा होता है? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, अवतल दर्पण लगा होता है। अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो उन्हें बड़ा देखना होता है। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, ये चीज ध्यान से आप लोग सुन लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है।
मान लीजिए दंत चिकित्सक का दर्पण, अवतल दर्पण, ये ना पूछ करके कुछ और पूछ लिया जाए जो हम आपको बताने चल रहे हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग सोलर कुकर में, परावर्तक दूरबीनों में, सर्च लाइटों में, मोटर गाड़ी के हेडलाइट में, और जहाँ पे आप बाल बनवाने जाते हैं उसके दर्पण में, रोगियों के कान में जो उपचार किया जाता है वो, रोगियों के कान हुआ, गला, नाक और दांत आदि की जांच के लिए भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट है, मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य देखने हेतु कौन सा दर्पण लगा होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, उत्तल दर्पण लगा होता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में होता है। सोडियम परावर्तक लैंप में भी उपयोग होता है, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। कार के हेडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण कौन सा है? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है पैराबोलिक अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, परवलयिक अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट है, जल में आंशिक रूप से तिरछी डूबी हुई पेंसिल का डूबा भाग। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? सारी एससीईआरटी की बुक में सब कुछ डिटेल में दिया गया है, आप लोग जल्दी से रिप्लाई करिए। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, जल की सतह की ओर मुड़ा प्रतीत होता है। ऐसा किस कारण से होता है? आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तालाब की गहराई जो रियल गहराई है उससे हल्की सी ऊपर क्यों दिखाई देती है? तारों का चमकना जो टिमटिमाते हैं वो किसकी वजह से होता है? आप जैसे पानी में पैसा रखे होते हैं लेकिन थोड़ी सी ऊंचाई पर वो दिखता है। पानी में पेंसिल आप ऐसे डाले होते हैं लेकिन हल्की सी वो तिरछी दिखाई देती है, क्यों? जल की सतह की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, क्यों? ये प्रक्रिया है अपवर्तन। ये जितना मैंने एग्जाम्पल आपको बताया सभी अपवर्तन के कारण होता है। द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी जो छड़ होती है टेढ़ी दिखाई देती है, तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से, मछली या सिक्का वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता है, किसके कारण? अपवर्तन के कारण। जितने भी मैंने पॉइंट आपको बताए सभी एग्जाम के लिए एकदम से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट जिसे कह सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है, क्षितिज के नीचे वास्तव में डूब जाने के बाद भी सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? अभी मैंने आपको बताया, रिफ्रैक्शन, वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट है, यदि वायुमंडल ना हो तो दिन की अवधि क्या होगी? यदि वायुमंडल ना हो तो दिन की अवधि, विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? ये सही हो जाता है, कम हो जाती है। यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि कम हो जाती। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्षितिज के निकट होने पर सूर्य व चंद्रमा दीर्घवृत्ताकार प्रतीत होते हैं, इसका कारण क्या है? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, अपवर्तन के कारण। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इंद्रधनुष का बनना वायुमंडल में वर्तमान जल की बूंदों द्वारा प्रकाश का क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है डी, परिक्षेपण व पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों ही हैं। परिक्षेपण व पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों ही हैं जो इंद्रधनुष बनता है। कभी कभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन दिया होता है, अगर परिक्षेपण नहीं दिया गया है, दोनों नहीं दिए गए तो आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे टिक करेंगे। वर्षा को रुकने के उपरांत इंद्रधनुष कैसा दिखाई पड़ता है? 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, चारों में से आप लोग ऑप्शन चूज करिए। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई पड़ता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कांच प्रिज्म में होकर श्वेत प्रकाश के गुजरने पर यह वर्णों में बिखर जाता है, क्योंकि? विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही होगा? बी, भिन्न वर्ण का प्रकाश कांच में भिन्न वेग से गमन करता है। प्रिज्म रखा है, यहां से प्रकाश जाता है तो यह वर्णों में बिखर जाता है, वर्ण क्रम प्राप्त हो जाता है, विबग्योर का 7 रंग पूरे मिलते हैं। तो क्यों? क्योंकि कांच में भिन्न भिन्न वेग से प्रकाश गमन करता है। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित वर्ण क्रम में कौन सा क्रम उचित रूप में है, आपको बताना है। तो विकल्प यहां पे विबग्योर, इस तरीके से पूरा वर्णक्रम होता है, स्पेक्ट्रम होता है। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है डी, नीला हरा पीला, नीला हरा पीला, ब्लू ग्रीन येलो, और यहां पे कोई क्रम सही नहीं है चारों में से। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, प्राथमिक वर्ण मतलब रंग, प्राइमरी कलर, विकल्प आपका सही हो जाता है सी, वे हैं जो अन्य रंगों के मिश्रण से नहीं बनाए जा सकते, वे प्राथमिक कलर कहलाते हैं। प्राथमिक कलर का एग्जाम्पल लाल नीला हरा, रेड ब्लू ग्रीन। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे, नेक्स्ट है, तीन प्राथमिक वर्ण कौन से हैं? तीन प्राथमिक वर्ण अभी मैंने आपको बताया, नीला हरा और लाल, ए ऑप्शन आपका यहां पे हो जाता है सही। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे, कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र के दृष्टिपटल रेटिना के सदृश है, मतलब कैमरे का कौन सा भाग है जो रेटिना के समान है। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है बी, फिल्म। कैमरे का फिल्म मानव नेत्र के दृष्टिपटल रेटिना के सदृश होता है, क्योंकि रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है उसी प्रकार से, जिस प्रकार से रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है उसी प्रकार से फिल्म रोल पर भी प्रतिबिंब बनता है। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे, जब कोई व्यक्ति बाहर तेज प्रकाश से एक अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ देर तक वह स्पष्ट देख पाने में समर्थ नहीं होता है, इसका कारण क्या है, आपको बताना है। जल्दी से आप लोग ऑप्शन चूज करिए, चारों विकल्प में से आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा। आप लोग विकल्प आराम से पढ़ लीजिए, आपको थोड़ा सा टाइम दे देते हैं। बहुत बढ़िया, विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी, आयरिस द्वारा पुतली को तुरंत ना फैला पाना। तो आयरिस ऐसे आंख आप नहीं, जब अंधेरे कमरे में आते हैं फिर उजाले में आते हैं, तो जब बहुत ज़्यादा उजाला आंख में पड़ता है आप आंख मतलब सिकुड़ जाती है, छोटी कर लेते हैं, और जब अंधेरे में होते हैं आंखें बड़ी बड़ी कर लेते हैं, तो फिर वो पुतली तुरंत नहीं फैल पाती, इसीलिए वो स्पष्ट नहीं दिखाई देती। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, नेत्र का समायोजन। नेत्र का समायोजन जब हम करते हैं किसके द्वारा होता है, नेत्र का समायोजन किसके द्वारा होता है। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, रोमांच पेशियों सीलियरी मसल के द्वारा ये होता है नेत्र का समायोजन। हमारा अगला क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में लिखने व पढ़ने हेतु चश्मा लगाना पड़ता है, क्यों। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है बी, क्योंकि नेत्र की समायोजन क्षमता में कमी आ जाती है। क्लियर है, चारों विकल्प में से आपका ऑप्शन यहां पे सही हो जाता है बी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, जितने भी स्टूडेंट अभी वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। हर स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, आप लोग जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों में, 10 दोस्तों में आप लोग शेयर करेंगे फेसबुक व्हाट्सएप पर, तो सभी तक ये वीडियो पहुंचेगा। और वन एग्जाम, आकाश की नीलिमा का कारण क्या है। आकाश की नीलिमा का कारण आपको बताना है, आकाश नीला क्यों है। चार विकल्प आप सभी के सामने, तो चारों विकल्प में से आप ऑप्शन चूज करिए। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाता है, बहुत बढ़िया, विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा अन्य वर्णों की अपेक्षा नीले वर्ण का अधिक प्रकीर्णन होता है। तो नीले वर्ण का प्रकीर्णन होता है तो पूरा नीला नीला ही दिखाई देने लग जाता है, ठीक है। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल और अन्य पदार्थों के बहुत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इसके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में असमान रूप से प्रसारित हो जाता है। इस घटना को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन कहेंगे। और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक और किस रंग का सबसे कम होता है। तो बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे, अंतरिक्ष यात्री जो एस्ट्रोनॉट होते हैं को बाह्य अंतरिक्ष कैसा प्रतीत होता है। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, श्याम प्रतीत होता, काला प्रतीत होता। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य अंतरिक्ष काला प्रतीत होता है। अगले क्वेश्चन पे हम आएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे, बाह्य अंतरिक्ष में स्थित अंतरिक्ष यात्री क्या देख पाते हैं। विकल्प हमारा यहाँ पे कौन सा सही होगा। विकल्प पढ़ने के लिए आपको 2 से 4 सेकंड का टाइम देंगे, जिससे आप लोग अच्छे से ऑप्शन चूज कर पाए और आपका उत्तर सही हो।
विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, सभी दिशाओं में दिन के समय तारे देख पाता है। बाह्य अंतरिक्ष में स्थित अंतरिक्ष यात्री सभी दिशाओं में दिन के समय तारे देख पाता है। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट है, सूर्यास्त के समय पूर्व सूर्य गहरा नारंगी लाल आभायुक्त प्रतीत होता है क्योंकि। जितने क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं बहुत ही स्टैंडर्ड और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सारे सिलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिए हैं। तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, सूर्य के प्रकाश को अधिक मोटे वायुमंडल में गमन करना पड़ता है जिससे अन्य वर्ण प्रकीर्णित हो जाते हैं और पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाते। अन्य वर्ण रंग प्रकीर्णित हो जाते हैं और पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाते और ये वर्ण दिखता है हमको। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट है, साबुन के बुलबुले को श्वेत वर्णी प्रकाश में देखने पर उनमें अनेक रंग दिखाई पड़ते हैं, ऐसा क्यों? ऑप्शन यहां पे आपका कौन सा सही होगा? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। प्रकाश का व्यतिकरण होता है। व्यतिकरण किसे कहते हैं? देखिए, जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती हैं तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता परिवर्तित हो जाती है और इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कौन सी घटना से संबंधित कौन सी क्रिया हो रही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाते हैं आपके पूरे 60 क्वेश्चन कंप्लीट। आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लगे हमेशा की तरह अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट जीएस को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। एक स्टूडेंट अगर 10 लोगों में शेयर करेगा, 10 दोस्तों में शेयर करेगा तो जल्दी से ये चैनल भी वनडे एग्जाम टारगेट की तरह ग्रो करेगा। तो आप सभी की वजह से ही पॉसिबल हो पाएगा। तो जल्दी जल्दी से आप सभी को कहने की जरूरत नहीं, वैसे सारे स्टूडेंट करेंगे। तो बस 10 अपने दोस्तों में, 10 जितने भी 10 लोग रिलेटिव दोस्तों में, सभी बस इतने ही लोगों में शेयर करेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, आज का सवाल है, दंत चिकित्सक का दर्पण होता है कैसा? बेलनाकार दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? अगर आप लोगों ने अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोग जरूर रिप्लाई कर पाएंगे। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाकर के रिप्लाई कीजिए, हमें आपके रिप्लाई का वेट रहेगा और हमेशा की तरह अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय।